1945 ताइवान का ताइहोकू हवाई अड्डा और एक खबर आती है एक विमान हादसे की। हाँ, और ब्रिटिश हुकूमत की जो रिपोर्ट थी वो कहती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी थी या ये बस एक पहेली की शुरुआत थी? एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों तक उलझाए रखा सबको। बिल्कुल। आज हम उसी वीर की कहानी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को शायद सबसे बड़ी चुनौती दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर एंड मिस्ट्री के अंश, हम उसी के आधार पे उनके जीवन को देखेंगे। हाँ, उनकी आज़ादी की लड़ाई में जो अनोखी भूमिका थी, आईएनए का गठन और फिर वो उनकी कथित मृत्यु से जुड़े विवाद, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि स्रोत की जानकारी से नेताजी के जीवन के जो अहम पहलू हैं, उनके विचारों का टकराव और वो रहस्य जिसने उन्हें एक लीजन बना दिया, उसे समझना है। सही कहा। तो हम स्रोत के विश्लेषण पर ही ध्यान देंगे। हाँ, और उसमें जो तथ्य दिए गए हैं उन पर। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। स्रोत हमें बताता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ कटक में, उड़ीसा में। जी। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक माने हुए वकील थे। परिवार संपन्न था। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि बचपन से ही उनमें एक अलग किस्म का अनुशासन था और देश के लिए गहरा लगाव भी। हाँ, और ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं थी। उनकी पढ़ाई के दौरान ये साफ दिखने लगा। 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। और स्रोत यहाँ एक बड़ी घटना का जिक्र करता है। 1916 में एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे, उन्होंने शायद भारतीय छात्रों से कुछ बुरा बर्ताव किया था। हाँ, कथित दुर्व्यवहार, और उसके विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें शामिल होने पर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये सिर्फ एक छात्र विरोध नहीं लगता है ना, ये तो उनके विद्रोही और राष्ट्रवादी स्वभाव की, कह सकते हैं, पहली झलक थी। बिल्कुल। स्रोत इसे उनके जीवन के शुरुआती सालों की एक अहम घटना मानता है। बाद में, जैसा दस्तावेज में लिखा है, उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन पूरी की। और इसके बाद का कदम तो और भी चौंकाने वाला। हाँ, 1919 में वो इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। इंडियन सिविल सर्विस, बहुत कठिन परीक्षा थी वो। और वो भी चौथी रैंक के साथ। उस जमाने में किसी भारतीय के लिए ये तो असाधारण बात थी, सत्ता के गलियारों तक सीधी पहुंच। बिल्कुल, जिसे पाने का सपना शायद उस वक्त के बहुत से नौजवान देखते होंगे। लेकिन यहीं पर नेताजी की कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोत बताता है कि कुछ ही महीनों बाद 1921 में उन्होंने आईसीएस जैसी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हाँ, इतनी प्रतिष्ठित, इतनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकते। स्रोत इस इस्तीफे को सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं मानता, वो इसे ब्रिटिश व्यवस्था को पूरी तरह नकारने और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके जो अटूट समर्पण था उसका प्रतीक मानता है। सही। ये वो पल था जब उन्होंने अपनी निजी आराम और रुतबे के ऊपर देश की आजादी को रखा। हाँ, और भारत वापस आकर स्रोत के अनुसार वो सीधे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी से मिले तो सही, लेकिन जैसा स्रोत इशारा करता है, यहीं से विचारधारा के मतभेद की नींव भी पड़ी, है ना? हाँ, कुछ हद तक। हालांकि वो जल्दी कांग्रेस में शामिल हो गए और अपनी ऊर्जा और संगठनात्मक क्षमता से एक मुख्य युवा नेता बन गए। दस्तावेज बताता है कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा था। उसके बहिष्कार का नेतृत्व करने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। जी, वो तेजी से कांग्रेस में आगे बढ़े। स्रोत में जिक्र है कि वो कलकत्ता के मेयर बने और 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। ये उनके राजनीतिक जीवन का शिखर था। लेकिन जैसा आपने कहा, गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद वो गहरे होते जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और ये मतभेद थे किस बात पर? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत साफ बताता है कि मुख्य मतभेद आजादी हासिल करने के तरीकों पर था। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के पक्के समर्थक थे। और बोस का मानना था, जैसा स्रोत में लिखा है, कि सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा। उनका मानना था कि आजादी के लिए हर रास्ता अपनाना जरूरी है, जिसमें सशस्त्र संघर्ष भी शामिल है। स्रोत उनके इस विचार को रेखांकित करता है। आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। बिल्कुल, ये शब्द उनके उग्र रवैये को दिखाते हैं। और इसी मतभेद का नतीजा था कि 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था।
है ना? हाँ, हराया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्य समिति के विरोध के कारण उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्रोत इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक अहम मोड़ मानता है। हाँ, एक विभाजन बिंदु कह सकते हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जिसका मकसद क्या था? मकसद था कांग्रेस को ज्यादा उग्र नीतियों की तरफ ले जाना। ये दिखाता है कि बोस स्थापित नेतृत्व से टकराने से और अपने सिद्धांतों के लिए अलग राह बनाने से हिचकिचाते नहीं थे। और ये राह उन्हें कहाँ ले गई? अंग्रेजों ने उनके बढ़ते प्रभाव को कैसे देखा? जाहिर है वो चिंतित हुए होंगे। बहुत ज्यादा। ब्रिटिश सरकार उन्हें एक बड़े खतरे की तरह देख रही थी। स्रोत के अनुसार जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सरकार ने उन्हें कलकत्ता में उनके घर में ही नजरबंद कर दिया, एल्गिन रोड वाले घर में। उन्हें लगा कि अब बोस काबू में आ गए। हाँ, लेकिन नेताजी कहाँ रुकने वाले थे। यहाँ से उनकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि जनवरी 1941 में वो पुलिस और सारी खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर भेस बदलकर अपने घर से निकल भागे। ये पलायन मतलब अपने आप में एक लेजेंड बन गया। कैसे किया ये सब? स्रोत कुछ बताता है इस यात्रा के बारे में? हाँ, कुछ अंश बताता है कैसे वो एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में निकले, फिर कार से गोमो गए जो अब झारखंड में, फिर ट्रेन से पेशावर और फिर पेशावर से वो काबुल पहुंचे अफगानिस्तान, और फिर वहां से मॉस्को होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। ये पूरी यात्रा अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरी थी। जाहिर है। जर्मनी पहुंचकर उनका लक्ष्य क्या था? स्रोत उनके जर्मन अध्याय के बारे में क्या कहता है? जर्मनी में स्रोत के हवाले से उनका मुख्य उद्देश्य था भारत की आज़ादी के लिए धुरी राष्ट्रों से, खासकर जर्मनी से मदद लेना, सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह की। हिटलर से भी मिले वो? हाँ, उन्होंने हिटलर समेत कई नाजी अधिकारियों से मुलाकात की। स्रोत ये भी बताता है कि बोस ने जर्मनी में जो भारतीय युद्धबंदी थे उन्हें मिलाकर फ्री इंडिया लीजन बनाने की भी कोशिश की। हिटलर से मुलाकात, ये आज भी बहुत बहस का मुद्दा है। हाँ है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बोस का एकमात्र लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था और इसके लिए वो किसी भी शक्ति से सहायता लेने को तैयार थे, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी क्यों न हो। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया, है ना? रेडियो वाला। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया। क्या मकसद था इसका? स्रोत बताता है कि इस रेडियो के जरिए वो दुनिया भर में फैले भारतीयों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्हें एकजुट करना, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। तो जर्मनी से मदद की उम्मीदें पूरी हुई या उन्हें कहीं और देखना पड़ा? स्रोत के मुताबिक जर्मनी से उन्हें उतनी ठोस सैन्य मदद नहीं मिली जितनी वो चाहते थे। हिटलर की प्राथमिकताएं अलग थीं। अच्छा। और इसी बीच पूर्व में जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो बोस को लगा कि शायद भारत की आजादी के लिए जापान ज्यादा मददगार हो सकता है। और फिर शुरू हुई एक और खतरनाक यात्रा, पनडुब्बी वाली। हाँ, 1943 में स्रोत हमें बताता है कि बोस ने जर्मन और जापानी पनडुब्बियों में एक बहुत ही लंबी और खतरनाक यात्रा की। अटलांटिक से हिंद महासागर होते हुए वो आखिरकार दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। ये यात्रा तो अपने आप में द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे साहसिक कारनामों में गिनी जाती है। सच में। तो दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचकर उन्होंने क्या किया? यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी माने आईएनए की भूमिका कैसे शुरू होती है? देखिए, स्रोत बताता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता की भावना काफी मजबूत थी। कैप्टन मोहन सिंह जैसे अधिकारी थे। हाँ, सुना है। उन्होंने जापानी मदद से मलाया और सिंगापुर में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से वो कोशिश थोड़ी रुक सी गई थी। अच्छा। बोस के पहुंचने से उसमें जैसे नई जान आ गई। तो बोस ने आईएनए का पुनर्गठन किया। बिल्कुल। जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचकर बोस ने आईएनए की कमान संभाली। स्रोत कहता है कि उनके करिश्माई नेतृत्व और जोशीले भाषणों ने सैनिकों में गजब का उत्साह भर दिया। उन्होंने आईएनए को सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि आजाद भारत की पहली सेना के रूप में देखा। सही, उसे उसी तरह पुनर्गठित किया। और यहीं पर उन्होंने वो ऐतिहासिक नारा दिया जिसने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। हाँ, यहीं सिंगापुर में कैथे बिल्डिंग के सामने।
हजारों सैनिक और आम लोगों की भीड़ थी और उन्होंने गर्जना की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बात है। स्रोत इस नारे को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक आह्वान मानता है, एक ऐसा आह्वान जिसने आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का जज्बा पैदा किया। और सिर्फ सेना ही नहीं, उन्होंने एक सरकार भी बनाई, आजाद हिंद सरकार। जी हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में ही बोस ने अर्जी हुकूमत आजाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। स्रोत इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहता है। बिल्कुल। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। इसका अपना झंडा था, अपनी मुद्रा, अपना डाक टिकट और अपनी सेना। ये ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती थी उनके ही खेल में। तो आईएनए ने लड़ाई भी लड़ी ब्रिटिश सेनाओं से। स्रोत उनके सैन्य अभियानों के बारे में क्या बताता है? हाँ, आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा यानी म्यांमार के रास्ते भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। अच्छा। स्रोत बताता है कि उन्होंने रंगून पर कब्जा किया और फिर भारत की सीमा में प्रवेश किया। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां हुई, बहुत भीषण थीं वो लड़ाइयां। हाँ, सुना है, बहुत मुश्किल हालात थे। बिल्कुल। आईएनए के सैनिक अद्भुत वीरता से लड़े, लेकिन खराब मौसम, रसद की भारी कमी और जापानी वायुसेना की कमजोरी, इन सब कारणों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। हार के बावजूद स्रोत आईएनए के संघर्ष को कैसे देखता है? इसका क्या महत्व था? स्रोत का विश्लेषण ये है कि सैन्य नजरिए से भले ही आईएनए सफल ना रही हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाला। कैसे? इसने ब्रिटिश राज की जो अपराजयता वाली छवि थी, उस मिथक को तोड़ दिया। और बाद में जब आईएनए के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, हाँ, वो मशहूर ट्रायल, तो पूरे देश में उनके समर्थन में ऐसी लहर उठी जिसने आखिरकार ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो स्रोत बोस को उन सैनिकों के लिए एक लेजेंड के रूप में देखता है, एक ऐसा नेता जिसने उन्हें आजादी के लिए लड़ने का गौरव दिलाया। बिल्कुल सही। आईएनए का संघर्ष, बोस का नेतृत्व, ये सब इतिहास के सुनहरे पन्ने हैं। लेकिन फिर आता है अगस्त 1945 और वो घटना जो आज तक रहस्य बनी हुई है। हाँ, 18 अगस्त 1945। आधिकारिक कहानी जैसा कि स्रोत में दर्ज है, वो ये है कि नेताजी मंचूरिया जा रहे थे। हाँ। एक जापानी बॉम्बर प्लेन में ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से उड़े, लेकिन उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया। और रिपोर्ट कहती है कि वो गंभीर रूप से जल गए थे और उसी रात एक जापानी सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। यही आधिकारिक कहानी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार ताइवान में ही किया गया और उनकी अस्थियां जापान ले जाई गईं। वो आज भी टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी हैं। ये तो हुई आधिकारिक कहानी, पर स्रोत इसमें विरोधाभास कहाँ देखता है? यहीं से रहस्य शुरू होता है ना? बिल्कुल, यहीं से पहेली और उलझती है। स्रोत कई सवाल उठाता है। पहला तो ये कि कुछ शोधकर्ताओं और यहाँ तक कि बाद में बनी जांच समितियों ने भी पाया कि ताइवान के जो स्थानीय रिकॉर्ड्स थे, उनमें 18 अगस्त 1945 को ऐसे किसी विमान हादसे का कोई पुख्ता दस्तावेजी सबूत नहीं मिला। क्या हादसे का ही सबूत नहीं? हाँ, और अस्पताल के रिकॉर्ड भी मतलब साफ नहीं थे, अस्पष्ट पाए गए। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर हादसे का ही सबूत संदिग्ध है, तो फिर तो पूरी कहानी पर ही सवाल उठ जाता है। बिल्कुल। क्या भारत सरकार ने इस मामले की जांच नहीं की? बिल्कुल की। स्रोत बताता है कि भारत सरकार ने समय समय पर 3 जांच आयोग बनाए। अच्छा, कौन कौन से? पहला था शाहनवाज समिति 1956। इसके 3 सदस्यों में से 2 ने माना कि बोस की मृत्यु विमान हादसे में हुई, लेकिन तीसरे सदस्य सुरेश चंद्र बोस, जो नेताजी के भाई थे, उन्होंने असहमति जताई। फिर आया खोसला आयोग 1970। ये 1 सदस्य का आयोग था। इन्होंने भी पिछली रिपोर्ट की पुष्टि की कि बोस की मृत्यु उसी हादसे में हुई थी। ठीक है, और तीसरा और सबसे अहम मुखर्जी आयोग 1999-2006। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे और इस आयोग ने पिछले दोनों आयोगों के निष्कर्षों को खारिज कर दिया। हाँ, स्रोत के अनुसार मुखर्जी आयोग ने कहा कि ऐसा कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था और रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी नहीं है। बाप रे, 3 जांच आयोग और इतने अलग अलग नतीजे। खासकर मुखर्जी आयोग का निष्कर्ष तो पूरी तरह से आधिकारिक कहानी को नकारता है। तो फिर हुआ क्या नेताजी का?
स्रोत इस पर क्या कहता है? देखिए, मुखर्जी आयोग ने ये तो कहा कि बोस की मृत्यु विमान हादसे में नहीं हुई, लेकिन वो ये पक्के तौर पर स्थापित नहीं कर सका कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। अच्छा, और स्रोत बताता है कि इसी अनिश्चितता के कारण कई दूसरी कहानियां या सिद्धांत सामने आए। एक मुख्य सिद्धांत यह है कि बोस विमान हादसे की कहानी गढ़कर गुप्त रूप से सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर चले गए थे। रूस? वहां क्यों? शायद मदद की उम्मीद में, या फिर कोई और योजना थी। लेकिन वहां या तो स्टालिन ने उन्हें बंदी बना लिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। ये एक थ्योरी है। और एक और कहानी भी है जिसका जिक्र स्रोत करता है, वो गुमनामी बाबा वाली। हाँ, स्रोत इस सिद्धांत का भी उल्लेख करता है कि बोस भेष बदलकर भारत लौट आए थे और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद समेत कई जगहों पर गुमनामी बाबा नाम के एक रहस्यमयी संत के रूप में रहे और उनकी मृत्यु 1985 में हुई। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? स्रोत स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत ज्यादातर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, कुछ चिट्ठियों और गवाहियों पर आधारित हैं। इन्हें निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सका है। मुखर्जी आयोग ने भी गुमनामी बाबा के नेताजी होने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया था, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए थे वो भी। तो सच क्या है, ये शायद कभी सामने ना आए, एक रहस्य ही रहेगा। शायद, लेकिन जैसा स्रोत भी कहता है, चाहे बोस उस विमान हादसे में शहीद हुए हों या सोवियत संघ में उनकी मृत्यु हुई हो या वो गुमनामी बाबा के रूप में जिए हों, उनका जीवन और उनका संघर्ष वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। स्रोत उनके योगदान को सिर्फ सैन्य राजनीतिक दायरे में नहीं देखता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेखांकित करता है कि बोस ने एक ऐसे आधुनिक, औद्योगिक और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित हो। वो चाहते थे कि भारत धर्म, जाति, पंथ और लिंग के भेद से ऊपर उठे। उनका वो प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आज भी क्यों गूंजता है? स्रोत इसकी क्या व्याख्या करता है? स्रोत के अनुसार ये नारा सिर्फ युद्ध का आह्वान नहीं था, ये देश के लिए सर्वोच्च बलिदान और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ये उस जज्बे का प्रतीक है जो किसी भी कीमत पर गुलामी मानने को तैयार नहीं था। और ये आज भी लोगों को, खासकर युवाओं को, राष्ट्र निर्माण में अपना सब कुछ देने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। वाकई, उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और अटूट देशभक्ति इतिहास की धारा बदल सकती है। अंत में स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, नेताजी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो कभी मर नहीं सकता। एक विचार जो कभी मर नहीं सकता। हाँ, उनका साहस, उनकी दूरदर्शिता और उनका वो रहस्य, ये सब मिलकर उन्हें भारतीय चेतना में हमेशा जीवित रखते हैं। इस गहरी बात के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में बोस के ऐसे भारत के सपने का जिक्र है जहां लोग धर्म और जाति के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठें। आज के भारत को देखते हुए उनका यह सपना कितना प्रासंगिक लगता है? और इस सपने को पूरी तरह से हकीकत बनाने के रास्ते में हम कहाँ खड़े हैं? आगे क्या करने की जरूरत है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को शायद सोचना चाहिए। बिल्कुल। नेताजी का जीवन और उनके आदर्श हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे